नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर जो राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत राजपूतों की जीवन पद्धति और उनके आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं। जीवन पद्धति के तहत हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो राजपूतों में जो परंपराएं प्रथाएं हमें देखने को मिलती है, कौन कौन से जीवन मूल्य यानी कि जो नैतिक आदर्श हमें देखने को मिलती है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिसके तहत हमने जो इनके द्वारा जो त्यौहार मनाने की परंपराएं हैं, उसके अलावा जो पिछली क्लास की बात की जाए तो पिछली क्लास में हमने जो शत्रु के प्रति जो आदर भाव करने की जो इन परंपरा हमें राजपूतों में देखने को मिलती है, जो शत्रु है चाहे उसका भी जो आदर सम्मान इनके द्वारा किया जाता था, और वचन पालन की भावना, जो एक बार जो वचन दे दिया जाता था उसके पश्चात उससे को वचन को निभाया जाता। ऐसी जो आदर्श परंपराएं, जो संस्कार हमें जो आदर्श है, नैतिक आदर्श हमें देखने को मिलती है, जिनके लिए कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन राजपूत जाति के जो ये सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। जिसी के तहत आज राजपूतों में प्रचलित दो प्रथाओं के बारे में हम बात करेंगे। जो मध्यकालीन राजपूतों की बात की जाए, मध्यकाल के दौरान जो राजपूत शासक हुए राजस्थान में, और तो मध्यकालीन राजपूत समाज में दो प्रथाएँ हमें जो देखने को मिलती है। एक तो जो बात करेंगे हम जौहर प्रथा, ये जौहर प्रथा क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, और दूसरी जो केसरिया बाना जो धारण किया जाता है। ये दोनों जो परंपराएं और प्रथाएं क्या होती है, इसी के तहत आज हमारा जो चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो राजपूत सामंत व्यवस्था के बारे में जो बात करेंगे अगले चैप्टर की। तो आज हम बात करने वाले हैं केसरिया बाना और जौहर, दो परंपराएं जो बात की जाए राजपूत समाज में मध्ययुगीन काल के दौरान हमें देखने को मिलती है। जिसके तहत वीर राजपूतों योद्धाओं के द्वारा तो क्या किया जाता है, केसरिया बाना धारण किया जाता था। ये केसरिया बाना क्या होता है, इसके अलावा बात की जाए वीरांगनाओं राजपूत महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता था, जिसमें पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा। विशेषतः काफ़ी कई बार सुर्खियों में भी रहा है। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पिक्चर आई थी, बात की जाए पद्मावत, उस पद्मावत पिक्चर को लेकर देखा आपने, ये जो जौहर प्रथा है जो काफ़ी सुर्खियों में रही थी, और इसका कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला था। आज यही बात करेंगे, ये जौहर प्रथा वाकई में क्या थी और केसरिया बाना क्या था। तो ये जो राजपूत वीरों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा केसरिया बाना, जो केसरिया वस्त्र धारण किया जाता था, और महिलाओं के द्वारा जो क्या किया जाता था, जौहर को साका भी कहते हैं। तो बात करते हैं पहले केसरिया बाना की। केसरिया बाना क्या था। जब बात की जाए राजपूत शासकों के ऊपर जो किसी शत्रु के द्वारा जो आक्रमण किया जाता था, पहले तो शत्रु का मुकाबला किया जाता था, और जब ऐसा लगता था, ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी कि अब हमारी जीत क्या मुश्किल है और पराजय जो सामने दिखाई देने लगती थी, तो उन परिस्थितियों में केसरिया बाना धारण किया जाता। मान लो किसी युद्ध के दौरान जो शासक को किले के अंदर घेर लिया गया है और शत्रु सेना जो हावी हो जाती है, और शत्रु सेना का जो पलड़ा क्या रहता है, भारी रहता है, और आसपास जो विजय की संभावना दिखाई नहीं देती और पराजय सुनिश्चित होती है, तो उन परिस्थितियों में राजपूत शासकों के द्वारा जो केसरिया बाना, केसरिया वस्त्र धारण किया जाता था। अभी केसरिया वस्त्र जो सर पे जो बांध लिया जाता, जिसके तहत हम देखें राजपूत योद्धा, उनके सामंत जो आपस में बैठकर उनके द्वारा जो हम देखते हैं, जो मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा जो केसरिया बाना से संबंधित होगा, जिसके तहत ये जो एक ही जाजम पे बैठकर जो अंतिम पलों में, जो अंतिम क्षणों में बातचीत करते हैं, और उसके पश्चात जो इनके द्वारा जो युद्धकालीन परिस्थितियों में बात की जाए तो इनके द्वारा हम देखते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, पलायन नहीं किया जाता। राजपूतों में हमने देखा कि जो पीठ पीछे वार नहीं करने की परंपरा, रण क्षेत्र को छोड़कर पलायन न करने की परंपरा और आदर्श रहते हैं। तो उसी दौरान जब इनकी जो पराजय सुनिश्चित हो जाती थी, तो उसी दौरान विजय इनको आसपास दिखाई नहीं देती थी। तो उन परिस्थितियों में इनके द्वारा जो शत्रु के समक्ष क्या किया जाता था, जो आत्मसमर्पण नहीं किया जाता था, युद्ध पलायन नहीं किया जाता, और उनके द्वारा जो अंतिम क्षण तक अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का निश्चय किया जाता था। जब विजय की आशा बिल्कुल धूमिल हो जाती, तो उन परिस्थितियों में जो इनके द्वारा क्या किया जाता, केसरिया बाना यानी केसरिया
जो कपड़ा केसरिया रंग होता है, जो सर पे जो केसरिया साफा इनके द्वारा बांध लिया जाता था। और उसके पश्चात केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? रक्त का प्रतीक होता है, क्रांति का प्रतीक होता है। तो उसी दौरान सर पे ये जो राजपूत जो दुर्ग के अंदर होते थे, राजपूत शासक, उनके योद्धा, उनके सामंतगण, उनके द्वारा जो क्या किया जाता था, जब उन्हें विजय की आशा बिल्कुल नहीं रहती थी, उम्मीद नहीं रहती, तो अंत में उनके द्वारा जो सरेंडर करने की बजाय जो केसरिया बाना वस्त्र सर पे धारण करके और दुर्ग के द्वार जो फाटक खोलकर ये शत्रु सेना पे टूट पड़ते थे और शत्रु सेना को तलवार के घाट उतारते वक्त लास्ट तक जो क्या करते थे, लड़ते रहते थे अपने अंतिम क्षणों तक, और उसके पश्चात वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। यानी कि युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं, पलायन नहीं करना, आत्मसमर्पण नहीं करना, और गौरव और रक्त प्रतिष्ठा को देखते हुए इनके द्वारा क्या किया जाता था, अंत तक युद्ध लड़ा जाता। क्योंकि इनकी पराजय तो निश्चित थी, लेकिन आखिरी समय में भी इनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी जाती थी, और ऐसे करते ये क्या करते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते, शत्रु सेना पे टूट पड़ते थे बुरी तरीके से। और अगर बात की जाए अंत तक जो आखिरी प्रहारी तुम इसे समझ सकते हो, जो राजपूत योद्धा भूखे शेर की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़ते, शत्रु को तलवार के घाट उतारते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते, इसे ही क्या कहते, केसरिया बाना कहा जाता है। साधारण शब्दों में समझे, जब जो पराजय के बादल मंडराने लगते थे, यानी जो लड़ाई युद्ध के दौरान बात की जाए, तो जब शत्रु की विजय इनको सुनिश्चित लगने लगती थी और अपनी पराजय जो निश्चित लगने लगती थी, तो उसी दौरान इनके द्वारा जो अंतिम समय में जो पूरे जोश के साथ जो अंतिम लड़ाई लड़ी जाती, इनको पता था कि वीरगति को प्राप्त होना है, मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी आखिरी पलों में भी जो विश्वास के साथ क्या की जाती थी, लड़ाई की जाती थी, उसे ही केसरिया बाना कहा जाता है। ये परंपरा हमें जो राजपूतों में देखने को मिलती है। अब इस केसरिया बाना से जुड़ी हुई जो अगली परंपरा और प्रथा हमें देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, जौहर प्रथा। मध्य युग के दौरान हम देखते हैं राजपूत शासकों पे जो कई मुस्लिम आक्रमणकारियों शासकों के द्वारा आक्रमण किए गए थे, तो उन परिस्थितियों में जो हम देखते हैं कि युद्ध जो काफ़ी बढ़ जाते हैं राजपूत शासकों को, और उसी दौरान हम देखते हैं जब युद्ध के दौरान जब पराजय हो जाती थी, तो उसी दौरान जो जब पुरुषों के द्वारा केसरिया बाना धारण किया जाता था, राजपूत पुरुषों के वीरों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा, तो उनकी महिलाओं वीरांगनाओं के द्वारा भी जो जौहर प्रथा का आयोजन किया, जौहर का यानी साके का आयोजन किया जाता। उस दौरान जब हम देखते हैं तो मध्य युग के दौरान जो भी जीत में जो सामान मिलता था, चाहे उसमें महिला हो चाहे उसके अलावा कोई, उसे इनाम स्वरूप माना जाता था, और उन महिलाओं को दासियां जो हम कहेंगे, जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, उन लोगों को दास और दासियां बना लिया जाता था। तो उससे अपनी रक्षा करने के लिए राजपूत महिलाओं के द्वारा, ताकि शत्रु सेना के वो हाथ न लगे, और अपना शील और सतीत्व बचाने के लिए उनके द्वारा जौहर का आयोजन किया जाता। जब कोई भी विजय की जो आशा और उम्मीद बिल्कुल नहीं रहती थी, उस समय में क्या किया जाता है, राजपूत योद्धा तो केसरिया बाना धारण करके जो शत्रु पे टूट पड़ते थे और आखिरी सांस तक लड़ते रहते थे। उसी दौरान महिलाओं के द्वारा एक बहुत बड़ी अग्नि प्रज्वलित की जाती, और उस अग्नि में जो अग्निकुंड में जो हम देखेंगे मुख्य महारानी होती थी, उसके नेतृत्व में जो ये इस जौहर का आयोजन किया जाता, मुख्य रानी के नेतृत्व में। और जौहर प्रथा के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा था, अगर बात की जाए तो उसी दौरान क्या किया जाता था, सभी महिलाओं के द्वारा जो श्रृंगार वगैरह किया जाता था पूर्णतः, और सुसज्जित वस्त्र उनके द्वारा पहने जाते थे। जब इनको लग रहा था कि अब इनकी जो जीत कहीं भी नहीं है, कोई किसी तरह की उम्मीद नहीं रहती थी, तो महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता था, उस प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया जाता था। अपने प्राणों यानी जो आहुति दे दी जाती, आत्मदाह उनके द्वारा कर लिया जाता। जलती हुई अग्नि में अपने आप को क्या कर दिया जाता था, झोंक दिया जाता था। यही जो क्या कहलाता है, जो जौहर प्रथा कहलाती थी। यानी कि बड़े से अग्निकुंड होता था, उसमें कई लकड़ियां जलाई जाती साथ में, और जौहर जो अग्नि की लपटें उठने लगती थी, तो उसी दौरान जो एक एक करके महिलाएं क्या उसमें कूदकर अपनी जान दे देती थी, आत्मदाह कर ले, ताकि वह शत्रु के हाथ में न लगे और उनका शील और सतीत्व, आत्मसम्मान और स्वाभिमान बचा रहे। तो ये प्रथा क्या कहलाती, जौहर प्रथा। अब राजस्थान में कई जौहर हुए, अगर बात की जाए तो एक दो जौहर की हम बात कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जौहर करने की जो घटना का जिक्र हमें देखने को मिलता है, इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जौहर किया गया। जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है, उसी दौरान बात की जाए तो भटनेर के जो मुस्लिम शासक होते हैं, और भटनेर उस वक्त बीकानेर रियासत का भाग था, तो वहाँ के शासक के द्वारा जो क्या किया था,
जो युद्ध में पराजित होने के पश्चात उनकी जो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा इस जौहर का आयोजन किया ताकि वह शत्रु सेना के हाथ न लगे। राजस्थान में कई उदाहरण 1301 ईस्वी के बात की जाए रणथंभौर वाला जौहर है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। राजा हमीर होते जो मोहम्मद शाह को उनके द्वारा जो 9 मुसलमान हैं उनको जो शरण दे दी जाती है, उसी शरण के कारण अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर में क्या होता है, जो युद्ध होता है। और इसी युद्ध के दौरान जो राणा हमीर पराजित होते हैं और उनकी पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में क्या किया जाता है, जौहर का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जालोर का है जो चौहान शासक होते हैं, यहाँ जालोर के उस वक्त सिवाना, गागरोन व चित्तौड़ को 1303 ईस्वी का तो काफ़ी चर्चित रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो जौहर शाखा है, इसका जो कर्नल जेम्स टोड है, जिनके द्वारा राजस्थान का इतिहास लिखा गया, उनके द्वारा भी जो हृदय विदारक जो विवरण इसका किया गया है 1303 ईस्वी में, हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके बारे में कई कथाएं किंवदंतियाँ भी प्रचलित है कि रानी पद्मिनी को पाने के लिए उनके द्वारा आक्रमण किया गया था। तो 1303 ईस्वी में जो रतन सिंह यहाँ का क्या होता है, शासक होता है, और उसी दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया और चित्तौड़ में जो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर का प्रमुख जो आयोजन किया जाता है। तो ये जौहर प्रथा हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो राजस्थान में राजपूत समाज में मध्य युग के दौरान जो प्रचलित 2 प्रथाएं उनके बारे में जिक्र किया। एक तो केसरिया बाना और जौहर। केसरिया बाना को साधारण भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। केसरिया बाना जब राजपूत शासकों को बिल्कुल युद्ध जीतने की आशा और उम्मीद नहीं रहती थी, उन परिस्थितियों में उनके द्वारा जो अपने सर पे जो केसरिया वस्त्र धारण करके, जो रक्त और क्रांति का प्रतीक होता धारण करके, जो अंतिम रूप से जो अपने शत्रु पे टूट पड़ते थे और उसी दौरान जो लड़ते लड़ते वीर गति को क्या हो जाते थे, प्राप्त हो जाते थे और उनको पता था कि उनकी जीत नहीं होने वाली। तो उन परिस्थितियों में जो दुर्ग के फाटक खोलकर जो शत्रु सेना पे टूट पड़ना और अपने आखिरी सांस तक लड़ाई करना, उनका जो आदर्श माना जाता था, उसे ही जो क्या कहते थे, केसरिया बाना कहते हैं। और उसी दौरान बात की जाए केसरिया बाना के पश्चात हम बात करते हैं कि जब राजपूत महिलाओं के द्वारा, जो वीरांगनाओं के द्वारा जौहर का आयोजन किया जाता है, जौहर प्रथा हमें देखने को मिलती है मध्ययुगीन राजपूत समाज में। राजपूत महिलाओं के द्वारा जब राजपूत योद्धाओं के द्वारा जो अंतिम प्रहार कर दिया जाता था, दुर्ग के फाटक खोल दिए जाते थे, अब महिलाओं के द्वारा जो अपने शील और सतीत्व की रक्षा करने के लिए, ताकि वह शत्रु के हाथ न लगे, तो उनके द्वारा एक बड़ी सी अग्नि को प्रज्वलित करवाया जाता था अग्निकुंड में। और उसी दौरान जो क्या करते थे, जो मुख्य महारानी जो रानी होती थी, उसके नेतृत्व में जो इस जौहर का आयोजन किया जाता। जौहर के तहत हम देखते हैं कि सभी राजपूत महिलाओं के द्वारा जो अग्नि में कूदकर यानी आत्मदाह कर लिया जाता, अपने प्राण त्याग दिए जाते थे ताकि वह शत्रु के हाथ न लगे। उस प्रथा को क्या कहते हैं, जौहर प्रथा कहते हैं। तो मध्ययुगीन समाज में जो राजपूतों में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो ये हमें जो परंपराएं देखने को मिलती है, जिसके तहत एक तो केसरिया बाना जिसे, और उसके अलावा जौहर जिसे शाखा भी कहते हैं। राजस्थान में कई उदाहरण भी मिलते हैं हमें अगर बात की जाए तो जौहर के, तो जिसमें मुख्यतः 1301 वाला रणथंभौर का जौहर है। उसके अलावा 1303 ईस्वी जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चित्तौड़ पे आक्रमण किया गया था। तो ये दोनों परंपराओं का जो प्रचलन हमें राजपूत समाज में देखने को मिलता है। इसी के तहत हमारे जो ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है, राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श। अब अगली क्लास में हम जो एक नए चैप्टर, नए अध्याय की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, जिसके तहत राजपूती सामंती व्यवस्था को हम देखेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।